जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ऑलरेडी इसके 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम मेंडल के नियम के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था। ठीक है, आज मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस्ड में जो 2 लॉज दिए थे वो दोनों लॉ हम पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें बहुत सपोर्ट करता है, हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम बात करेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। मेंडल ने क्या किया था, क्रॉस करवाया था। क्या लेकर के? बोले टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट लेकर के और प्योर ड्वार्फ प्लांट लेकर के। दोनों की सेम वैरायटीज थी। ठीक है, उन वैरायटी में 2 अलग अलग वेरिएंट था, उनको लेकर के मेंडल ने क्रॉस करवाया था। और क्रॉस करवाने के बाद जो रिजल्ट आया था उसको रिजल्ट के आधार पे उसकी जो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन पे जो रिजल्ट देखने को मिले उसके एनालिसिस के आधार पे उन्हें 2 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड जो लॉ है बेटा वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक बार उस क्रॉस को मैं फिर से फटाफट रिवाइज करता हूँ। देखिए मेंडल ने क्या लिया था, कैपिटल टी प्योर टॉल प्लांट लिया था और स्मॉल टी। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं मेल, तो इसको हमें मानना पड़ेगा फीमेल। ठीक है, ये हमने इसको मान लिया फीमेल। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे हमारे पास पेरेंट्स हैं, इनसे गैमीट बनेगा तो एक कैपिटल टी इधर बन जाएगा गैमीट और एक इधर बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम में इस तरीके से जो जीन होते हैं अलग अलग सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, सेम लोकस पे, जिसको हम होमोलोगस बोलते हैं। ठीक है, तो इस लोकेशन पे मौजूद होते हैं। अब होमोलोगस लोकेशन में मौजूद है, मतलब सेम लोकेशन पे मौजूद है, तो एक कैपिटल टी इधर है और एक कैपिटल टी इधर है। जब ये डिवाइड होंगे तो आधा क्रोमोसोम उधर वाले गैमीट में जाएंगे और आधा इधर वाले में जाएंगे, इसलिए दोनों ही टी अलग अलग गैमीट में मूव कर जाएंगे। ठीक है, इसी कंसेप्ट को याद कीजिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैं यूज करूंगा। ओके, सेम इसी प्रकार से बेटा यहाँ पर भी एक कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर भी एक स्मॉल टी वाले 2 गैमीट इस तरीके से बनके तैयार होंगे। ये हमारे पास क्या आ गए बेटा, गैमेट्स आ गए। क्या आ गए? गैमेट्स। ओके, आशा करता हूं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बट आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब इनको हम क्रॉसिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा? क्रॉस करवा देते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, ये जो हमें देखने को मिला ये हमें F1 प्रोजेनी है। क्या देखने को मिल रहा है? F1 प्रोजेनी। आशा करता हूं समझ में आ रही होंगी चीजें। ये हमने क्या करवाया था बेटा, यहाँ पे क्रॉस करवाया था। ये हमने पेरेंट्स लिया था। ठीक है, पेरेंट्स से गैमेट बन, गैमेट से क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद ये अपन प्रोजेनी मिली। यहाँ पे हमें देखने को मिला सभी प्लांट्स क्या थे, ऑल प्लांट्स आर टॉल। फिनोटाइपिकली टॉल होंगे विद जीनोटाइप क्या आएगा बोलो, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, ये था मेंडल का F1 क्रॉस। अब जब इसी को F2 क्रॉस करवाया था तो 2 आपस में इनकी सेल्फिंग करवाया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, जो गैमेट्स बनेंगे अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्रॉस करवा देता हूँ, गैमेट बना लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने बना लिया, गैमेट्स बना लिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आपस में क्रॉस कराएंगे, क्या बनेगा बोलो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड यहाँ पे स्मॉल टी। अब यहाँ पे रेशियो देखिएगा, ये तीनों फिनोटाइपिकली लॉन्ग होंगे, जबकि ये फिनोटाइपिकली कैसा होगा बेटा, ड्वार्फ होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो इसका जीनोटाइप अलग है, इन दोनों का जीनोटाइप सेम है और इसका जीनोटाइप अलग है। बट हम क्योंकि यहाँ पे जो लॉस दिए गए हैं वो दोनों ही लॉ फिनोटाइपिक कैरेक्टर को देखते हुए दिए गए। अपने आप को जो F1 जनरेशन में जो ट्रेट अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता, सभी के सभी पौधे क्या हो गए थे बेटा, टॉल हो गए थे, सभी के सभी पौधे लंबे हो गए थे। जो अपने आप को डॉर्फ वाला अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाया था वो रिसेसिव कहलाया था। ठीक है, पहला लॉ हमें यही बोलता, और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है F1 जनरेशन में वो क्या कहलाता है, डोमिनेट कहलाता है। ओके, आशा करता हूं यहां तक पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोला कि जो F1 जनरेशन ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था वो अलील या फिर वो जीन डोमिनेंट के साथ ब्लेंडिंग नहीं करता है। ऐसा नहीं कि वो गायब हो चुका, वो मिक्स हो गया है, खत्म, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त, ऐसा नहीं है। वो अपने आप को छुपा के रखता है, उसी के साथ पैरेलल अरेंज करके रखता है। बट फिर जब F2 जनरेशन के लिए
जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट बनने के दौरान, ध्यान से सुनना, गैमेट बनने के दौरान वो अपने आप को सेग्रीगेट कर लेता है। देखिए यहाँ पे ये F2 जनरेशन की, सॉरी F1 जनरेशन की हमें क्या मिली थी, प्रोजेनी मिली थी, सीड मिला, सीड को हमने उगाया, उगाने के बाद जब फ्लावरिंग बनी, जब फ्लावरिंग में फिर गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, तो गैमेट के फॉर्मेशन के समय पे एक, अगर हमने इसको फीमेल मान लिया और इसको हमने मेल माना है, तो गैमेट बनने के दौरान ध्यान से सुनना बेटा, ये दो के दोनों ही टी अलग अलग गैमेट्स में मूव कर जाते हैं, मतलब दो के दोनों एलील अलग अलग गैमेट्स में मूव कर जाते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को मेंडल ने क्या बोला है, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब कि जो एलील अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसके साथ अपने आप को कंबाइन कर लेता है, बट ब्लेंडिंग नहीं करता, ध्यान से सुनना, वो अपने आप को F2 जनरेशन के गैमेट्स बनने के दौरान पे क्या कर लेता है, सेग्रीगेट कर लेता है और फिर न्यू कॉम्बिनेशंस बना के तैयार करता है। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी हो गया, यहाँ पे स्मॉल टी हो गया, और ये जो कॉम्बिनेशन ये ओल्डर वन जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के नए कॉम्बिनेशंस बनके, जीनोटाइपिकली कॉम्बिनेशंस बनके तैयार होते हैं, और यही लॉ एक्सप्लेन कर, जो लॉ है या जो ये फिनोमिना है, ये फिनो एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आशा करता हूं आपको ये दोनों चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे थ्योरी पार्ट कुछ भी नहीं है, जो था सब समझा दिया। तो बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की पहले, ठीक है। इट स्टेट दिस, क्या क्या बताता, ध्यान से सुनिएगा 1 पॉइंट, ठीक है। कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, कोई ना कोई एक यूनिट है। जैसे यहाँ से कुछ आई होगी, टाल प्लांट से कुछ आई होगी, यहाँ पे यहाँ से टॉल प्लांट से कुछ आई होगी, तो टॉल प्लांट से कुछ तो आया है, तभी तो ये लंबा हुआ है, समझ में आ रही बात। या फिर यहाँ से दोबारा F2 जनरेशन में ये अगर छोटा हो गया, 1:1 रेशियो बनाते हुए 3:1, फिनोटाइप की बात कर रहा हूं मैं, फिनोटाइप की बात कर रहा हूं बेटा, तो 3:1 बनाते हुए अगर ये अपने आप को सेग्रीगेट करता, अलग करता है, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो यहाँ से या यहाँ से ट्रांसफर हुआ इसमें, जो इसमें रिस्पॉन्सिबल है उसके डॉर्फ हाइट के लिए या फिर उसकी लॉन्ग हाइट के लिए। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल चीज थी, जो भी कुछ था, उसको उसने क्या बोला, एक डिस्क्रीट यूनिट बोला, जिसका नाम दिया फैक्टर, और आज हम उसी चीज को बोलते हैं जीन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर। फैक्टर हमेशा किस में पाए जाते हैं बेटा, पेयर्स में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या है बेटा, दो के दोनों ही फैक्टर हैं, यहाँ पे ये दो के दोनों ही क्या है, फैक्टर हैं, बट ये किस में मौजूद है, पेयर में मौजूद है। किस में मौजूद है, पेयर में। बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स। अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, इस कंडीशन की बात कर रहा है। 1 मेंबर ऑफ अ पेयर, जो भी पेयर है उस पेयर का 1 मेंबर जो होगा डोमिनेट करेगा द अदर पेयर, ठीक है। जो अदर है दूसरे को क्या करेगा, इस पेयर का एक कोई सा भी, चाहे ये वाला हो या फिर ये वाला हो, कोई तो एक होगा जो क्या करेगा, दूसरे वाले के ऊपर डोमिनेट करेगा। अगर डिसिमिलर पेयर की बात कर रहा है, कभी कैपिटल टी और कैपिटल टी लोगे तो सिमिलर पेयर हो जाएंगे और ये एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे, जबकि दोनों ही मिल करके डोमिनेट करेंगे। समझ में आ रही बात। जबकि यहाँ पे क्या होता है, अगर वो डिसिमिलर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ध्यान से सुनना, तो उसमें से एक अपने आप को दूसरे के ऊपर क्या कर देता है, डोमिनेट कर देता है, और एक अपने आप को मतलब सप्रेस कर लेता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, ठीक है। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। F1 जनरेशन की बात कर रहा हूँ, F1 जनरेशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसको हम कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। और जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसी को हम रिसेसिव बोलते हैं, और उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे और आगे हम मूव करते हैं बेटा। अब हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड रिसेसिव, ठीक है। आप डिफिनेशन देखिएगा, मैंने डिफिनेशन बता दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इस सब जो दोनों के बीच में जो क्या बोल सकते हैं डिफरेंसेस है वो क्रिएट कर सकते हैं। बस एक पॉइंट है यहाँ पे एंजाइम वाला, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। 1 फैक्टर दैट इज एलील की बात कर रहा है, ठीक है, एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और द अब्सेंस ऑफ इट्स डोमिनेंट फैक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट। देखिए ध्यान से सुनना, अगर एक फैक्टर है, ठीक है, एक जीन मतलब एक अलील है, जैसे मान लीजिए पेयर में पाए जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अलील किस में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। तो एक फैक्टर की बात कर रहा है, एक अलील की बात कर रहा है, एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर सेम या फिर इन द अब्सेंस ऑफ अदर सेम, मतलब प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील। अगर दूसरे एलील के प्रेजेंस में भी अपने आप को डोमिनेट करता है, साथ में अपने पेयर के साथ में डोमिनेट करता है, डोमिनेट बोले तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, उस कंडीशन में वो वाला पेयर क्या कहलाएगा, या वो वाला जो फैक्टर है, या वो वाला जो एलील है, या वो वाला जो जीन है, वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट कहलाएगा। बात समझ में आई इधर वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, रिसेसिव वाली बात करते हैं।
ठीक है। इट कैन ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द absence ऑफ डोमिनेंट और विद द इट्स रिसेसिव फैक्टर। मुझे लग रहा है कि शायद ये आपको विजुअल नहीं होगा, मैं चेंज कर लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, absence ऑफ डोमिनेंट और विद द रिसेसिव फैक्टर्स। ध्यान से सुनना, ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि जो डोमिनेंट फैक्टर या तो उसके absence में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या फिर विद पेयर ऑफ रिसेसिव। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास दो प्रकार के हैं, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। अब इस कंडीशन में ये अपने आप को स्मॉल टी वाला जो रिसेसिव वाला है ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये तब एक्सप्रेस करेगा या तो फिर ये अकेले हो या फिर ये अपने साथ में पेयर में हो। ठीक है, मतलब दोनों ही जीन कैसे हो, होमोजीनस हो या होमोलॉगस तरीके के जीन हो, एक ही लोकेशन पे एक ही प्रकार के जीन मौजूद हो, तब जाकर के दोनों क्या करेंगे बेटा, हम एक शब्द और जानते हैं होमोजाइगस करके बोलते हैं। जब होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तब अपने आप को क्या करेंगे बेटा, ये एक्सप्रेस करेंगे। हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको? या फिर ये अकेले हो तो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन द अब्सेंस ऑफ डोमिनेंट वन। अगर डोमिनेंट नहीं है तो भी अकेले होने के बावजूद भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज फिर पेयर में इस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, बट हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये था रिसेसिव वन। अब क्यों कोई चीज एक्सप्रेस करती है या नहीं कर पाती है, उसके पीछे कारण है एंजाइम का बनना। ठीक है, अगर एंजाइम फंक्शनल एंजाइम बनता है, ठीक है, और जितने अमाउंट में बनना चाहिए उतने अमाउंट में बन जाए तो पूरी तरीके से डोमिनेट करेगा। ठीक है, अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता है तो फिर डोमिनेट नहीं कर पाएगा, या फिर जो फंक्शनल एंजाइम बनता है बहुत लेस अमाउंट में बनता है तो वो फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन, बट हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, जो डोमिनेट एंड रिसेसिव कंडीशन को लेकर पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पूरी तरीके से बोल सकते हैं कंप्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में, इट फॉर्म्स अ कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम, ठीक है, दैट परफेक्टली एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, जो अपने आप को खुद को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम बना करके तैयार करता है। जबकि वहीं पे अगर हम बात करें इनकम्प्लीट रिसेसिव वाले की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इट फॉर्म्स एन इनकम्प्लीट डिफेक्टिव एंजाइम। पहली बात तो इनकम्प्लीट है, दूसरी बात है वो डिफेक्टिव, क्योंकि इनकम्प्लीट है तो डिफेक्टिव होना आम बात है। तो डिफेक्टिव एंजाइम बनाता है which fails to express itself, जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है when presents with its dominant allele। जब वो डोमिनेंट एलील के साथ में प्रेजेंट होता है तो ये वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, दैट इज इन हेटेरोजाइगस ट्रेट। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ध्यान सुनिएगा, मेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बीच में यही दो मेन डिफरेंसेस है। इसके अलावा भले 4 बना लीजिए, 10 बना लीजिए, बट आप इससे बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, मेन यही है दोनों, तो आप इनको दिमाग में बैठाइएगा बेटा। ठीक है, क्यों क्या हो रहा है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे और आगे हम मूव करते हैं। अब हमारे पास है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैं इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ऑलरेडी पहले समझा चुका हूं, बस यहाँ पे पढ़ना। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, एलियंस डू नॉट ब्लेंड्स, जो मैंने बोला था, डू नॉट ब्लेंड्स एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन इन F2 जनरेशन। गैमीट फॉर्मेशन दौरान F2 जनरेशन में क्या होते हैं, दोनों ही कैरेक्टर रिकवर्ड हो जाते हैं, मतलब वो फिर से अलग अलग हो जाते हैं और ये अपने आप को गैमीट के थ्रू वो एक्सप्रेस करने में सक्षम हुए और वो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ट्रेड्स सेग्रीगेट। जो ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया था ना, एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था, तो जब गैमीट बना था तो क्या हुआ था, यहाँ पे कैपिटल टी आ गया था, ये अलग गैमीट में गया था और ये अलग गैमीट में गया था। ये क्या कहते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं एंड सेपरेट करना। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर एंड पासेस टू डिफरेंट गैमेट्स, और अलग अलग गैमेट्स में वो पास हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, होमोजाइगस प्रोड्यूसेस सिमिलर काइंड्स ऑफ गैमेट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कोई उसका लॉ नहीं है, बट अलग से पॉइंट जुड़ा हुआ है कि होमोजाइगस अगर है तो सेम टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा। दैट मींस कैपिटल टी वाला पर्टिकुलर एक टाइप के जीन को कोड करने वाला गैमेट बनेगा। वहीं पे अगर हेटेरोजाइगस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे, तो एक कैपिटल टी वाला बनेगा और एक बेटा कौन सा बनेगा, स्मॉल टी वाला बनेगा। तो इसमें हेटेरोजाइगस दो प्रकार के अलग अलग गैमेट बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, बट हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट विथ डिफरेंट ट्रेट। इसके पास देखो कैपिटल टी वाला ट्रेट है, मतलब टॉल के लिए ट्रेट है, और इसके पास कौन सा बेटा, स्मॉल टी वाला ट्रेट है, मतलब ड्वार्फ के लिए ट्रेट है। तो इस तरीके से 2 अलग अलग ट्रेट मौजूद होंगे। तो आशा करता हूं आपको डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में डिफरेंस भी अच्छे समझ में आया होगा। और जो मेंडल ने 2 लॉ दिए थे बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दोनों लॉ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।